गुड इवनिंग फ्रेंड। हम लोग मुद्रा और बैंकिंग जो है वो करने वाले थे। तो पहला जो आपका प्रश्न है, ठीक है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। विदेशी मुद्रा भंडार जो आरबीआई का होता है उसमें कौन शामिल है, ये चारों ऑप्शंस आपके देख रहे हो, इसी में से आपको पता करना है, ठीक है। तो पहला है आपका विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ यानी कि FCA। दूसरा है आपका सोना। थर्ड नंबर है आपका SDR जो विशेष आहरण अधिकार होता है वो। और फोर्थ नंबर है आपका IMF में जो आरक्षित आपका प्रयोग है, IMF वाला जो, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शन में क्या सही है, सभी आपका सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। 69 का प्रश्न है ये, 2023 में पूछा है आपसे। और आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी आपसे आरबीआई से प्रश्न काफ़ी रहता है, इकोनॉमिक्स में यहाँ भी है आपका, ठीक है। तो चलिए, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार से आशय क्या है। विदेशी मुद्रा में आरक्षित उन संपत्तियों से मतलब है कि जिसमें बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या जो है आ जाता है विदेशी मुद्रा भंडार में। एक तो आपका FCA सोना और SDR IMF में आरक्षित स्थिति, ठीक है। तो ये चारों है आपका। सेकंड नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं जो आपका है दिवाला शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिवाला शोधन अक्षमता, शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस स्थिति से है, सेकंड जो आपका क्षमता के बारे में, ठीक है। तो आपके इसमें आंसर है केवल 4 आपका आंसर है, जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय होता है, ठीक है। चलिए, इसका जो बॉक्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। दिवाला इंसॉल्वेंसी जो है उसका तात्पर्य क्या होता है, उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। शोधन अक्षमता एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहाँ पे देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। दिवाला एक अवस्था है जो व्यक्त करता है, जबकि शोधन अक्षमता निष्कर्ष है। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है, ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर 4 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 69 2023 में आपका पूछ चुका है ये प्रश्न। बाद में ना आप क्या होगा ना कि आप हमेशा की तरह वही सेम टू सेम पैटर्न आप दोहराओगे, वही हिस्ट्री, साइंस और करेंट अफेयर्स बिहार के पीछे ऐसे पागल हो जाओगे। और आपका जो 10-10, 15 नंबर, 18 या जो औसतन 15 से 20 नंबर के बीच पूछा जाता है, 69 में 18 क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से, तो वो कहीं ना कहीं रह जाता है, जिसकी वजह से आप 2-3 नंबर से ना ऐसे मतलब अलग हो जाते हो, रिजल्ट से दूर हो जाते हो, ठीक है। तो अभी आप क्या करो कि अभी आपका काफ़ी दिन है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। अभी आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी को अच्छे से कर लो। बाद में आप उसमें जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को रिवीजन करना। बाकी आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे हिस्ट्री, बिहार, करेंट और साइंस, ठीक है, फिर वहाँ से देखना। चलिए, हम लोग जो आपका 3 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है। कौन सा ऐसा कारक है बताओ जो योगदान कर सकता है किसमें, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित जो मंदी वाली स्थिति होती है उसमें। तो 1 2 3 4 सभी है आपका। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव पड़ता है, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये भी एक प्रॉब्लम करता है मंदी में लाने में। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी हो जाती है, ठीक है, मांग ज़्यादा और खर्च में कमी। फिर घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण भी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आती है। तो ये चारों ही ऑप्शंस आपको सही है। 69 का प्रश्न है। आप बोल चाल में हम लोग जो महंगाई कहते हैं जिसको, उसमें ये चारों फैक्टर जो है आपका योगदान देते हैं महंगाई में, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, आर्थिक विकास में सुस्ती, घरेलू मांग में वृद्धि होने के कारण भी होता है।
मांग में और उपभोक्ता खर्च में कमी, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर आपका क्या है क्वेश्चन? ये भी आपका 66 का क्वेश्चन है, यानी कि बहुत पहले से ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो 66 का क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर जो प्रकार नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR को कम करने से बैंकों के पास क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो बैंक है उसके पास अधिक तरलता यानी कि लाभ होता है, तरलता अधिक हो जाता है बैंकों के पास। सेकेंड नंबर, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये तीनों आपका सही है। चौथा आपका गलत है कि जो वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, जी नहीं। CRR को कम करने से सब कुछ वृद्धि ही होता है। एक मतलब आपको अगर इकोनॉमिक्स कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कि जब भी हम CRR को कम करेंगे अपोजिट रिएक्शन होता है आपका, बैंकों के पास अधिक तरलता, लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में वृद्धि, सब जगह जो है वृद्धि और पूर्ति दिखेगा, गिरावट नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए, तो कम करने से ये लाभ होता है। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अगस्त 2019 में भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए कितना मूलधन करोड़ में डालने की घोषणा की गई है? तो ये है 70,000 रुपया। ठीक है, ये अगस्त 2019 का ही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है 2020 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगस्त 2019 में जब वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए 70,000 करोड़ रुपए के मूलधन डालने की घोषणा की थी, तो ये उस समय का डाटा है, अब आपसे नहीं पूछे जा रहा है। बट इसके बाद वाला तो आपका करेंट ही है क्वेश्चन। ये जो करेंट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, ये 71 में पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या पूछता है करेंट में। किसान ऋण पोर्टल जो आता है KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? ये जो KRP है शुरू हुआ उसके पहले, ठीक है, किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे के लिए वो किस संस्थान से रिलेट करते थे, किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो RBI और नाबार्ड। ये तो आपको पता ही है, नाबार्ड स्वयं नहीं करता ना, वो बैंकों के माध्यम से करता है। तो किसानों को जो संस्था अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार का एक योजना था, उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, सस्ते में ब्याज अनुदान योजना था, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम था उनका, शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन था, प्रमोट रीपेमेंट इंसेंटिव था उनका, PRI जिसको कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी ब्याज अनुदान योजना चलाई जाती थी। दावों के पारदर्शी और तेज निपटान के लिए किसान ऋण पोर्टल भी शुरू किया गया था, KRP। ठीक है, ये 2023 में शुरू किया गया था KRP के शुभारंभ से पहले। चलिए देखते हैं क्या है। पहले अनुदान जो है वो कैसे दिया था, मतलब किस तरीके से, ठीक है, क्या उसका फंक्शन था। तो अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन यानी कि PRI के मैनुअल दावे RBI और नाबार्ड को भेजे जाते थे। जब पहले KRP नहीं था तो RBI और नाबार्ड को भेजे जाते थे। तकनीकी रूप से ये दावे किसान स्वयं सीधे RBI या नाबार्ड को तो नहीं भेजते थे, बल्कि किसानों को दिए गए ऋणों के आधार पर बैंक ये दावे जो है RBI और नाबार्ड के समक्ष प्रस्तुत करते थे। जो उनका अपना जो बैंकिंग लेन देन जहाँ से करते हैं वहाँ पे वो देते थे, फिर वो आपका जो है अनुशंसा RBI और नाबार्ड के पास भेजते थे। अतः दिए गए प्रश्नों में जो किसान मैनुअल दावे प्रस्तुत करते थे, कहा गया है, जो कि तकनीकी दृष्टि से शुद्ध भी नहीं है कि किस तरह से मैनुअल दावे पेश करते थे। यहाँ पे वो डायरेक्ट नहीं चाहते थे, तो इसलिए भी सही नहीं है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न क्या है बताओ? निम्नलिखित में से कौन सा निवेशक एजेंसी है या भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ जो है खरीद सकता है? ठीक है, तो भारत सरकार की प्रतिभूतियों को कौन खरीद सकता है? 1, 2, 3 सभी। RBI भी खरीद सकता है, व्यक्ति और वित्त प्रतिष्ठान भी
तीनों ही सरकार की प्रतिभूतियों को खरीद सकता है। सरकारी प्रतिभूतियां जो होती है ना, वो केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच जारी अनिवार्य रूप से व्यापार योग्य वित्तीय साधन होता है, जो कर्ज के लिए सरकार के दायित्व को स्वीकार करती है। ये जो अनिवार्य रूप से क्या होता है, योग्य साधन वित्तीय साधन है जो कर्ज के लिए सरकार के वित्तीय जो दायित्व है उसको स्वीकार करती है। ठीक है। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर आपका, रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो है, ये एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, टेस्ट सीरीज में भी आप देखे होंगे। तो ये आपका जो है रिजर्व बैंक जो एक वित्त वर्ष में 6 बार होता है। ठीक है, मौद्रिक नीति पर। लेकिन पहले क्या होता था ना, कोविड-19 के पहले, अब जो है ये द्विमासिक क्रम में अनियमितता दर्ज की गई थी। बाद में अब ये द्विमासिक मौद्रिक नीति का क्रम निर्धारित है, इसलिए विकल्प ई सही है, यानी कि आपका ई सही है। ठीक है, चल उस समय के अनुसार अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 का हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है। ये तो आपका 70वीं का क्वेश्चन है। ये 9 नंबर जो है 70वीं का क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 2025 में और 26 में महंगाई दर के कम होकर क्रमशः जो है 25 में 4.5 और 26 में महंगाई दर 4.1% रहने का अनुमान लगाया गया। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। 4.5 2025 में, 2026 में 4.1 महंगाई दर। ठीक है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो मौद्रिक नीति जारी की गई थी, उसमें 25-26 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति 4% रहने का अनुमान लगाया गया था। 4%। ठीक है, अब आपका 10 नंबर प्रश्न आ गया। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसमें निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करते हैं। हम लोग किस चीज़ का करते हैं? सीपीआई को करते हैं, जो संयुक्त है, सीपीआई संयुक्त वाला, जिसमें आरबीआई और सीपीआई संयुक्त का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में यूज़ करता है। सीपीआई के निम्नलिखित प्रकार भी होते हैं। एक औद्योगिक श्रमिकों के लिए, कृषि मजदूर के लिए अलग, ग्रामीण मजदूरों के लिए अलग, और सीपीआई ग्रामीण शहरी संयुक्त। ठीक है, चलिए अब है 11 नंबर क्वेश्चन। नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंकों की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? तो धन का सीमांत व्यय। नई कार्यप्रणाली योजना जो है आपकी, नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंकों का जो उधार दर है, बैंक का उधार दर का गणना धन का सीमांत व्यय पे रिलेटेड है। नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक का उधार दर का गणना धन का सीमांत व्यय पर आधारित है। सीमांत व्यय किसी वस्तु के उत्पादन पर लगने वाली ऐसी लागत है जो सामान्य उत्पादन के अतिरिक्त किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ निर्मित या उत्पादित करने पर ही उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 12 नंबर आपका जो क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि नरसिंहन कमेटी, इसका आंसर है कि उसकी सिफारिश में बैंकों की ब्याज दरों को विनियंत्रित पर आधारित किया गया था। नरसिंहन कमेटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न आते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नरसिंहन कमेटी जो है ना, वो वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था। तो यह डी यानी कि 25% वो कहा था कि आपका एसएलआर जो है वो रह सकता है। ठीक है, नरसिंहन कमेटी ने 25% कहा था। ठीक है, अभी दिसंबर 2025 में एसएलआर 18% निर्धारित है। ये बॉक्स में देखो आप, सबसे लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो लास्ट वाला ही है, क्योंकि 2025 दिसंबर का करेंट डाटा है। एसएलआर 18% पर निर्धारित है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आर एन मल्होत्रा कमेटी क्या है? कमेटी सब पढ़ना है, ठीक है ना। आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से। ओके, और ये जो है अप्रैल 93 में गठित हुआ था। मल्होत्रा कमेटी जो है वो
94 में इसने अपना रिपोर्ट दिया। 99 में भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना भी की गई थी और अप्रैल 2000 में IRDA एक सांविधिक निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया था। IRDA जो है प्रमुख लक्ष्य क्या है? बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन, संबंधित आकस्मिक मामलों पर कार्य करना IRDA का काम है। IRDA का काम क्या है? जो बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना। ओके, चलिए। भंडारी समिति तो 67 में ही पूछा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना से रिलेटेड है। 94 में इसका गठन ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए किया गया था। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या जो सरकार है अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदल दिया गया है। ठीक है, जो आपका थोक कीमत सूचकांक है उसका 4-5 से आधार वर्ष हटा के 11-12 कर दिया गया है। ये तो आप सबको पता ही है। 16 नंबर प्रश्न था ये। चलिए 17 नंबर जो है आपका प्रश्न देखते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? इसके पहले जो बॉक्सेज हैं आप लोगों को पता ही है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं DPI-IT के बारे में। ठीक है, और आधार वर्ष 11-12 हो गया है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार करने के लिए कहा गया है। और सभी चीज़ को अच्छे से पढ़िए, 56 का क्वेश्चन है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी गैर कर्मचारियों के लिए भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो कह रहा है कि उपयुक्त सूचकांकों में से कौन सा ऐसा है जो CSO के द्वारा संकलित किए जाते हैं। अब तो चेंज हो गया है ना, अब हो गया आपका जो वर्तमान में तो NSO है, जो बॉक्स में आप देख रहे हैं। NSO के द्वारा ही CPI संयुक्त CPIC जारी किया जा रहा है। ठीक है, NSO जो है वो वर्तमान में आपका इम्पॉर्टेंट है। अब ये CSO नहीं, CPIC करता है। ठीक है, CSO पहले करता था, 2008 से जारी होना बंद हो गया है CSO के द्वारा। अब है आपका 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है क्या? D यानी कि सभी CRR और SLR को कम करना वित्तीय क्षेत्र के सुधार में है। हाँ ठीक है, CRR और SLR को कम करेंगे, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश करेंगे, ब्याज दर का अविनिमय करेंगे। ठीक है, तो ये सभी आपका शामिल है जो आपका वित्तीय क्षेत्र का सुधार है उसमें। बॉक्सेज में देखते हैं हम लोग। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में उपयुक्त तीनों शामिल है। औद्योगिक लाइसेंस प्रथा को हटाना, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटाना, आयात शुल्क में कमी लाना, मात्रात्मक तरीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, बाजार की शक्तियों के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूंजी बाजार का उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का निवेश, निजीकरण, उत्पाद शुल्क में कमी, आय और निगम कर में कटौती, ये सभी आपका वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है। ठीक है, चल 19 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 19 नंबर आइए, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही, और मुद्रा तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पे क्या होगा? सेम क्वेश्चन था, जब कमी किया जाएगा तो साख सृजन में वृद्धि होगा। CRR में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंक और के द्वारा साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न जो कि 17वीं में आपका पूछ चुका है ये क्वेश्चन। कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो सभी जो है कि सॉरी कार्य है तो सभी है। 17वीं में कितना आसान पूछा, 17वीं में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था नहीं कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो सभी है। रेपो रेट का प्रबंधन तो करता है, ये वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है, सरकार को बैंक सुविधाएं देता है, उसके अलावा मौद्रिक नीति को प्रबंधन करता है, मुद्रा जारी करता है, सरकार का बैंकर है, ऋण प्रबंधक है, बैंकों का बैंकर है, बैंकिंग प्रणाली का विनियामक है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन भी यही करता है। तो आपका सभी है। 21 क्वेश्चन देखिए, ये 56 का है। बैंक दर वह ब्याज दर है जो आरबीआई ना अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। बैंक दर वह ब्याज दर होता है जो RBI अपने ग्राहकों से लेता है।
अल्पकालिक उधार पर लेता है, ना कि दीर्घकालिक। यहाँ पे स्टेटमेंट अगर दीर्घकालिक रहेगा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, सॉरी, ये अगर अल्पकालिक नहीं दीर्घकालिक लेता है तो वो बैंक दर है, ठीक है ना। बैंक दर वो होता है जो आरबीआई बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो ये आपका ना यहाँ पे गलती हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा रेपो दर वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार, यह आपका स्टेटमेंट जो है ना बस उल्टा पुल्टा करना है आपको। यहाँ पे बॉक्सेस में देखो क्या कह रहा है। आरबीआई जो है एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर होता है ना जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। व्यापारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा भारतीय बैंक से जो है जिस ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण, दीर्घकालिक ना कि अल्पकालिक, वाणिज्यिक बैंक से आरबीआई दीर्घकालिक ऋण लेता है उसे बैंक दर कहते हैं। और बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। वहीं दूसरी ओर रेपो रेट पर अगर आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को, ठीक है, रेपो दर पे क्या होता है, आरबीआई अपने ग्राहकों यानी कि वाणिज्यिक बैंकों को अगर अल्पकालीन ऋण देता है, ठीक है, अल्पकालीन ना कि दीर्घकालीन, तो सिर्फ स्टेटमेंट आपका चेंज हो जाएगा अल्पकालीन और दीर्घकालीन जगह, ठीक है। चलो, तो अल्पकालीन ऋण जो है वो आपका रेपो रेट पे। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है, बताओ जल्दी से। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऑलवेज आपका पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका वित्त मंत्रालय का होता है। चलिए, आरबीआई 23 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। 23, बैंकों के द्वारा निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जानते हैं हम लोग। प्लास्टिक मुद्रा क्रेडिट कार्ड, यस, क्रेडिट कार्ड। बैंकों के उपकरणों में भी परिवर्तन अब हो रहा है, इसी क्रम में लेन देन जो ट्रांजैक्शन है वो सुविधाजनक बनाया जा रहा है और इसी के कारण क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम लोग ग्राहक सामान खरीदते हैं, उसका भुगतान खरीदते हैं और खरीद के मूल्य की राशि के बराबर ही मुद्रा ग्राहक के बैंक के खाते से संबंधित पक्ष को स्थानांतरित हो जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश कार्ड को ही प्लास्टिक मनी कहते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश कार्ड, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर से 11%, ये आपका पहले का है। अभी आपका जो है बॉक्स में देखिए, CRR 3%, SLR 18%, ठीक है। उसके अलावा जो आपका बैंक दर है वो 5.50%, MSF दर 5.50, रेपो रेट 5.25 और अस्थायी जमा सुविधा दर जो है 5%। रिवर्स रेपो रेट 5.3 जो है हमेशा एक ज़्यादा ही रहता है 3.35%। CRR 3.0%, SLR 18%, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर क्या है। तो ये उस समय का है, अभी हम लोग देख चुके हैं ऊपर, ठीक है। 26 नंबर जो प्रश्न है उसमें हम लोग आते हैं। 26 नंबर 26 में हम लोग आते हैं। 26 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुद्रा की मात्रा जो है वो आर्थिक विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहायक होती है, अर्थात यह मूल्य स्थिरता, बचत दर, संसाधनों के उपयोग की भांति आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अच्छा, जीवन बीमा निगम क्या है, एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है बताओ। तो ये निवेश बैंक का उदाहरण है। LIC जो है वो जन सामान्य की बचत, गतिमान कर, औद्योगिक प्रतिभूति और सरकारी प्रतिभूति दोनों में अथवा दोनों के मिश्रण में निवेश करता है LIC, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, LIC की स्थापना कब हुई थी। 1956 में हुई थी, 1 सितंबर 1956 को, ओके ना। भारतीय मुद्रा छापी जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। ये नासिक प्रिंटिंग प्रेस जो है वहाँ पे हमारा जो है कैश नोट छपता है, ठीक है ना, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में, ठीक है। अब हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं, हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, जल्दी से आ जाओ।
करंट अपने खुद से भी अपडेट करना। ये बॉक्सेस में तो काफ़ी दिया ही हुआ है, पर जो ताज़ा करंट अपडेटेड बजट है उसको भी उसमें घुसेड़ देना अपना, तभी तुमको याद होगा, ठीक है ना। चल, तो याद करने के लिए इसे भूलना पड़ता है। हाँ, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। मौद्रिक नीति से तात्पर्य उस नियंत्रण नीति से जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक जो है सामान्य आर्थिक नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। कि तो भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उसमें केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से ही जहाँ एक और साख की मात्रा का नियमन करता है यानी मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करता है, वहीं दूसरी ओर जो विकास कार्यक्रम और द्वारा उनका उत्पन्न मुद्रा और शाख की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। तो दोनों चीज़ उसको करना है, क्योंकि कल्याणकारी राज की संकल्पना हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चल, 31 का जो क्वेश्चन है आपको देखो, 31 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भारत सरकार के द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक क्या है? तो आपका ये ऑप्शन में जो है कि गलत दिया, उस समय के डाटा के अनुसार था। अभी जो है वो 9% रहने का अनुमान दिया गया है। वेजल 3 का जो मानक है 2019 से पूंजी पर्याप्तता अनुपात, वेजल 3 सबसे लास्ट वाला लाइन बॉक्स में देखो, वेजल 3 मानक के तहत तो 2019 से पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9%, ठीक है, 9%। अब आ जाएंगे हम लोग, 32 हो गया आपका, 33 नंबर जो प्रश्न है उसमें आ जाओ। 33 क्या कह रहा है? भारत की जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें उच्चतम बैंक कौन सा है बताओ? आरबीआई है, ये तो सबको पता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? अभी तो चेंज हो गया है, इसके पहले शक्ति का अंदाज था, अभी कौन है बताओ? 35 ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो आपका ई हो जाएगा, यानी कि नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद बैंक। किसमें जो है आपका प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत है? तो सभी संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे कि नाबार्ड के द्वारा भी क्या होता है कि नागरिकों को कोई प्रत्यक्ष वित्त तो उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो ये भी नहीं है। फिर उसके बाद देखिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फूड पार्क, सहकारी बैंक आदि को भी प्रत्यक्ष वित्त का उपलब्ध नहीं कराया जाता। अन्य संस्थाएं नागरिकों से लेकर छोटे, लघु तथा बड़े उद्यमों की भी प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत कौन नहीं है? तो सभी। हाँ, चलो 36 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 36, निम्न में से कौन सा भारत का जो है व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो एसबीआई है। एसबीआई जो है वो विश्व के शीर्ष 100 बैंक में शामिल है। ये 2020 का क्वेश्चन है। मतलब अप्रैल 2025 या अप्रैल 2024 में जो रिपोर्ट जारी किया गया था, एसबीआई का रैंकिंग 43 था 2025 में, अप्रैल में 47 था 2024 में। इस अवधि के दौरान एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का 73 और 74 हो गया है। एचडीएफसी 25 में था 73 और 24 में था 74 रैंक पे, ठीक है। यानी कि एचडीएफसी बहुत जल्दी आगे निकल गया, नहीं है? ठीक ठीक ठीक, चलिए ये आपका 36 हो गया। 37 नंबर वाला क्वेश्चन में हम लोग 37 में आते हैं। 37 कहते हैं भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से एक अंश है किसका? सहकारी उधार ढांचा। सहकारी उधार ढांचा का जो है वो बैंक है, ठीक है। कौन? भूमि विकास बैंक, सहकारी उधार ढांचा। कृषि क्षेत्र में यह दीर्घकालिक सहकारी साख की प्रमुख संस्था है, भूमि विकास बैंक, ठीक है। चलिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंक के नाम से हम लोग जानते हैं, वर्गीकृत है किस? ये जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से हम लोग जानते हैं, ये वर्गीकृत है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। 43वीं का क्वेश्चन है आपका। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो है स्थापना 1975 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य
उत्पादक गतिविधियों के विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूर, कारीगर, छोटे उद्यमियों को भी उससे जोड़ा। उसके आनुषंगिक मामलों के लिए की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तहत वर्गीकृत किया गया है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। आइए, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली जो है, ओके, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पे? न्यूनतम कोष प्रणाली पे। जो हमारा नोट निर्गमन प्रणाली है वो न्यूनतम कोष प्रणाली पे है। 1956 में ही आरबीआई के अनुसार, ठीक है, ठीक से देखिएगा अगर आपको साफ नजर आ रहा हो, नहीं तो आप अपने पास पीडीएफ खोल के रख लेना और वीडियो लगा देना, ठीक है। तो 1956 में आरबीआई जो है उसमें संशोधन, रिजर्व बैंक जो है उसके अधिनियम के अनुसार 115 करोड़ रुपए न्यूनतम स्वर्ण कोष और 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां रखनी आवश्यक थी उस समय 56 के टाइम। अभी आरबीआई का जो द्वितीय संशोधन अधिनियम 1957 आया अधीन, उसके अधीन क्या है कि स्वर्ण और विदेशी मुद्राओं के कोष की न्यूनतम राशि संयुक्त रूप से अब 200 करोड़ रुपए के बराबर निश्चित की गई और 115 करोड़ रुपए के मूल्य का स्वर्ण होना जरूरी है। 85 का मतलब 200 में आपको अगर बांटना हो तो 115 करोड़ रुपए के मूल्य का सोना और शेष 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होना आवश्यक है। किसके पास? आरबीआई के पास। और ये क्या कहलाता है? न्यूनतम राशि, ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली। ओके, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन अब बस एक ही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार, ओके, विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की। जो आरबीआई है वो भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में किसने मदद की? भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद किसने की बताओ? तो आंसर है आपका एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक जो है आपका आंसर है। आरबीआई ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की है एक्सिम बैंक के द्वारा। चलिए बॉक्स देख लीजिए, इसके बाद आपका पता नहीं है आप, ठीक है। बॉक्स इसलिए क्योंकि कई बार ना आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पूछ देता है कि ये बैंक की स्थापना कब हुई, वो बैंक की स्थापना कब हुई, कब इसमें मर्ज हुआ, कब उसमें मर्ज हुआ, कौन सी संस्था, ये रिपोर्ट, वो सारा चीज़ पूछ सकता है, कुछ भी। ओके, आपकी तैयारी 360 डिग्री होनी चाहिए। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नाबार्ड का भी 1982 ही है ना। और अपना परिचालन जो है मार्च 1982 से शुरू किया गया। किसका? 1982 से। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक का, इस बैंक का उद्देश्य क्या था? निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना। साथ ही साथ ये बैंक वाणिज्यिक बैंक वित्तीय संस्थानों को उनकी निर्यात आयात वित्त प्रबंध क्रियाओं हेतु पुनर्वित्त सुविधा देगा। और अपनी वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक्सिम बैंक से लिया है, रिजर्व बैंक ने उससे उधार लिया, ठीक है। 41 जो क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट 17वीं का क्वेश्चन है। ये आरबीआई के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या है? एक क्या है, मतलब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका यूनिवर्सल बैंक में जब परिवर्तन हो तो उसमें क्या एक मानदंड होना चाहिए? तो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति उसका 1000 करोड़ रुपये होना चाहिए। ओ माय गॉड, 1000 करोड़। देखो अच्छे से देखो। आरबीआई के अनुसार क्या है? बेहतर स्पष्टता लाने के लिए उद्देश्य से जो एसएफबी हेतु यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंड निम्न है। क्या क्या? अनुसूचित बैंक का दर्जा तथा न्यूनतम 5 वर्षों से उसकी अवधि के लिए कार्य निष्पादन करता हो, रिकॉर्ड बना दे। बैंक शेयर से किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वो सूचीबद्ध होना चाहिए। हाँ, ये भी होना चाहिए। तीसरा क्या है? पिछले तिमाही यानी कि लेखा परीक्षित के अंत में न्यूनतम निवल मालियत यानी कि 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए उसके पास। एसएफबी के लिए निर्धारित CRAR आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। पांचवा क्या है? पिछले 2 वित्तीय वर्षों में निवल लाभ हो रहा हो उसको। और छठा यानी कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में उनको GNPA तथा NNPA क्रमशः 3% और 1% से कम या उसके बराबर हो। ओहो, इतना सारा चीज़
कंडीशन, ओ माय गॉड, यूनिवर्सल बैंक में लाने के लिए तो काफ़ी सारा कंडीशन आरबीआई के द्वारा लगाए जाते हैं। तो चलिए, ये तो इम्पोर्टेंट भाग 1 ख़त्म। अब हम लोग कल ना मानव विकास के साथ स्टार्ट करेंगे भाग 2। थैंक यू फ्रेंड्स।